हो गया, शुरू हो गया। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का पहला चैप्टर सजीव और निर्जीव के बारे में, है ना। चैप्टर का हमारा नाम क्या है? सजीव एवं निर्जीव। सजीव एवं निर्जीव। अच्छा, आप लोग सभी लोग पढ़ के भी आए हो कि सजीव और निर्जीव क्या है। 5th क्लास में भी है, शायद 4th में भी है। तो हम सजीव हम शुरुआत से ही जानते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या है ना। आपको पता है कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या है। जैसे मैं कह सकता हूँ सिंपल सा तरीका कि सजीवों में जान होती है और निर्जीवों में नहीं होती है ना। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और तरीके से पढ़ेंगे कि इसके अलावा भी क्या क्या हम जान सकते हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या क्या होते हैं। भाई मान लो अगर जैसे ये पेंसिल है, अगर ये निर्जीव है तो क्यों है? इसमें कुछ तो खासियत है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं निर्जीव है। अगर मैं मानता हूं कि एक पेड़ सजीव है तो वो सजीव क्यों है, उसके बारे में हम जानते हैं कि सजीव कैसे हमने उसे सजीव कह दिया और कैसे इस पेंसिल को हमने निर्जीव कह दिया है। आइए हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ना। तो सबसे पहले अगर मैं कह दूं कि सजीव, अगर आपको कोई कहे कि जैसे एक पेड़ है नीम का, तो अगर कोई पूछे ये सजीव है तो सजीव क्यों है, तो आप कैसे बताओगे कि वो सजीव है? आप कहोगे कि सर उसमें जान होती है ना। चलो ठीक है, जान होती है, कोई नहीं। इसके अलावा भी आप कह सकते हैं और भी तो चीजें हो सकती हैं कि जान ही हो सकती है ना। तो अब इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले सजीव के बारे में कि हम सजीवों को कैसे पहचानेंगे, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं जिनकी वजह से हम जान सकते हैं कि सजीव क्या है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा सजीवों का आकार एवं आकृति। सजीवों का आकार एवं आकृति। अब देखो हेडिंग का मतलब समझना, कह रहा है कि सजीवों का आकार एवं आकृति। अच्छा, आकार का मतलब होता है बड़ा और आकृति का मतलब होता है कैसा वो दिखता है ना। लंबाई या फिर हम कह सकते हैं चौड़ाई, है ना। तो इसके बारे में हम कैसे वो देखता है तो हम समझने की कोशिश करते हैं ना। तो सजीवों का आकार एवं आकृति, तो सजीव क्या होते हैं? विभिन्न आकार एवं विभिन्न आकृति के होते हैं। देखा होगा आपने, जैसे हाथी का आकार कितना बड़ा होता है, चींटी का आकार कितना छोटा होता है। फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दोनों में अंतर है कि नहीं है? उसकी आकृति एवं आकार में है भिन्नता, है ना। ठीक है, तो बस इस हेडिंग का मतलब समझ में आया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे दूसरी, तो उसका नाम है वृद्धि। क्या है? वृद्धि। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? ग्रोथ, है ना। तो हम वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ किसको रहे? सजीवों के लक्षणों के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर हमें कोई पूछता है कि अगर ये सजीव है तो कैसे है, तो उसे हम पहचानेंगे ना। तो पहले हम उसके सजीवों के आकार में आकृति में होती नहीं भिन्नता। दूसरा हमारा आता है वृद्धि। तो हम दूसरे वृद्धि में पढ़ेंगे कि एक सजीव जो होता है वो निश्चित आयु तक वृद्धि करता है ना। क्या करेगा? निश्चित आयु तक वृद्धि करेगा। अब जैसे मैं मानता हूं कि जैसे औसतन अगर मनुष्य की वृद्धि की बात की जाए, मतलब कब तक वो बढ़ेगा, है ना। अच्छा, देखो वृद्धि में आप देखते हो कि प्रत्येक सजीव वृद्धि करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि छोटा सा बीज जब हम मिट्टी में दबाते हैं तो वो मिट्टी से जब वो छोटा सा बीज क्या करता है, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बनता है। फिर वो नन्हा सा पौधा क्या करेगा? आगे चल के ग्रोथ करेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वही नन्हा सा पौधा क्या बन जाता है? बड़ा सा पेड़ बन जाता है। बन जाता नहीं बन जाता है। तो अब हम उसके बाद में तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, तो वो क्या है? गतिशीलता। गतिशीलता। अच्छा, गतिशीलता का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, है ना। प्रत्येक सजीव क्या करता है? जैसे इमेजिन करो, आपको ये पेंसिल दिख रही है, कैसी है? लिविंग है, नॉन लिविंग है, सजीव या निर्जीव है? कैसी है? निर्जीव है। अगर मैं इस पेंसिल को अपने हाथ पे यहाँ पे ऐसे रख दिया, अब मैं 10 मिनट बाद देखता हूँ क्या ये पेंसिल यहाँ से वहां जा सकती है? बताओ, जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जा सकती ना। बट अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से वहां तक जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ? है ना,
जा सकता हूँ? हाँ जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, प्रचलन अंग है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, जैसे हमारे पैर। तो ये क्या सजीव में मिलता है, निर्जीव में मिलता है? बताओ आप, किसमें मिलता है? सजीव में, है। तो ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, गतिशीलता, कि हम गतिशील, प्रत्येक सजीव क्या करता है, भोजन की तलाश में या फिर शत्रुओं से बचने के लिए, है ना, तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है ना। अब जैसे मान लो सजीव क्या, जैसे यहाँ पे अगर अचानक बारिश होने लगे, हम किसी ग्राउंड में खेल रहे हो और बारिश होने लगे, तो हम क्या करेंगे, बाहर से एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, बचने के लिए नहीं जाएंगे बारिश से, है ना। ठीक, अब बताओ क्या ये पेंसिल अगर वहां पे रखी है तो ये पेंसिल चली जाएगी? बताइए, जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि क्या है, ये निर्जीव है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा चौथा आता है श्वसन। क्या आता है? श्वसन। अब चौथे पॉइंट की बात करेंगे, क्या चौथा पॉइंट हमारा श्वसन है, कि श्वसन क्या होता है। तो देखो ये सजीव का चौथा लक्षण है कि प्रत्येक सजीव क्या करता है, श्वसन करता है। जैसे हम देखो श्वसन करते हैं, आप सभी श्वसन करते हैं, अब पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। श्वसन में क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को अपने नाक के माध्यम से क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना, अंदर की ओर ले आते हैं, और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। इसके माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से, है ना। तो ये हमारा चौथा लक्षण है। उसके बाद में पांचवा लक्षण हमारा है उत्सर्जन। क्या बच्चा? उत्सर्जन, है ना। अब उत्सर्जन का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, है ना। अब आप बताइए कि प्रत्येक सजीव क्या करता है, जैसे हम है, ठीक है, हम भोजन खाते हैं, है ना, भोजन के साथ साथ में पानी भी पीते हैं। बहुत सारी जैसे अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, जैसे पानी की जब अतिरिक्त मात्रा हो जाती है तो वो क्या करते हैं, हम शरीर से बाहर निकालते हैं। निकालते नहीं निकालते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है खराब पदार्थों को क्या करेंगे, हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो शरीर से बाहर निकालना, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है ना। ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं कि उत्सर्जन हम किन किन अंगों वाला होता है हमारे शरीर के अंदर, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन की बात की जाए सजीवों में, तो सजीवों में उत्सर्जन सीधा कह सकते हैं कि फेफड़े द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, है ना। फेफड़े भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं त्वचा। अच्छा, त्वचा से हम पसीने को बाहर निकालते हैं, निकालते नहीं निकालते हैं। उसके बाद में हमारी बड़ी आंत होती है, क्या होती है सर, बड़ी आंत। बड़ी आंत भी तो क्या करती है, अपशिष्ट भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालती है, यानी कि मल को त्यागती है ना। तो ये हमारे क्या है, उत्सर्जी अंग है। ठीक है। उसके बाद में हम एक और कह सकते हैं, जैसे हमारे गुर्दे हैं, ये क्या करते हैं, ये जो कहते हैं कि वज्र पानी, अपशिष्ट जो पानी होता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, उत्सर्जी अंग हो गए, जो क्या करते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा छठा जो है, संवेदनशीलता। क्या है, संवेदनशीलता। क्या बच्चों, संवेदनशीलता। अच्छा, संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब समझते हैं। अच्छा, इसे भाषा में हम कह सकते हैं चेतना, है ना। प्रत्येक सजीव, अब देखो हम पढ़ क्या रहे, सजीवों के लक्षण। पहला लक्षण पहले एक बार देख लेते हैं कि सजीवों के आकार एवं आकृति के बारे में। दूसरा क्या है, वृद्धि के बारे में। हमने पढ़ा है कि अगर हमें सजीवों को पहचानना हो कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, जैसे अगर मैं हूं तो लिविंग हूं या नॉन लिविंग है, एक पेड़ है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, सजीव है या निर्जीव है, तो हमें सजीवों के कुछ लक्षण जानने होंगे। तो वो लक्षण ये है जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये सजीव है या फिर ये निर्जीव है।
है ना, कि पेड़ सजीव है या फिर निर्जीव है। तो उसके बारे में जानने के लिए हमने ये कुछ लक्षण लिख रखे हैं, जिन्हें अगर हमें अच्छे से पता होगा तो हम सजीव और निर्जीव की पहचान कर सकते हैं। जस्ट इसका विपरीत कर देंगे निर्जीव के लिए, है ना। अगर ये हमारा क्या सजीवों के लक्षण है तो हम जस्ट इसके विपरीत जो लिखेंगे बाद में निर्जीवों के लक्षण, है ना। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, निर्जीव के लक्षण। अब जस्ट इसके विपरीत हो जाएंगे, जो ये वर्ग करते हैं सजीव वो निर्जीव नहीं करते हैं, है ना। चलो ठीक है, आ जाते हैं संवेदनशीलता पे। तो हमारा छठा पॉइंट क्या था, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब होता है सीधा सीधा कहेंगे चेतना, है ना। अब देखो इसकी अगर हम पूछे संवेदनशीलता क्या होती है, एक छोटी सी डिफिनेशन है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रति अनुक्रिया, ठीक है। छोटी सी हमारी डेफिनेशन है संवेदनशीलता, क्या है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, है ना। तो देखते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया क्या होती है। जैसे आप समझ लीजिए चेतना का मतलब होता है किसी चीज का अनुभव, है ना। क्या करते हैं, अनुभव। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि जब हम सर्दियों के दिनों में किसी आग के पास में बैठते हैं तो हमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद गर्माहट महसूस होती है, होती नहीं होती है, ये होता है अनुभव हम कर रहे हैं किसका, गर्माहट का, कर रहे नहीं कर रहे होते हैं ना। तो ऐसा लक्षण जो है वो सजीवों में ही पाया जाता है। अगर मान लो ये पेंसिल अगर मैं उसी आग के पास में रख दूं, क्या ये अगर आग की कहते हैं आग तेजी से अगर चलने लगे तो क्या ये पेंसिल जो पीछे बढ़ेगी, नहीं ना। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों, जब हमें ज्यादा गर्मी का आभास होगा तब हम क्या करें, आग से पीछे आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो इसी को बोलते हैं चेतना, या फिर कह सकते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। तो ऐसा जो होता है वो संवेदनशीलता कहलाता है, ठीक है। आगे सातवां पॉइंट हम पढ़ेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद में संवेदनशीलता हो गया, फिर हम पढ़ेंगे प्रजनन। प्रजनन सातवां पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रजनन का मतलब क्या होता है ना। देखो प्रत्येक सजीव, मेरी किताब की डिफिनेशन क्या कहती है कि प्रत्येक सजीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए, मतलब अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपने जैसी ही संतानोत्पत्ति करता है। तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक अपने वंश को इंसान, प्रत्येक इंसान क्या करता है, अपने वंश को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो समाज में अपने जैसे को बनाए रखने के लिए क्या करता है, वो संतानोत्पत्ति करता है, संतानों को जन्म देता ही नहीं देता, है ना। तो वो क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। अब बताओ क्या निर्जीव ऐसा कर सकता है, जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल अपने जैसे छोटे बेबी पेंसिल पैदा कर सकती है, बना सकती है, नहीं ना। तो ये लक्षण सिर्फ किसमें मिलता है, प्रजनन का, सजीवों में मिलता है। तो हमारी क्या कहती है कि प्रत्येक सजीव अपने जैसे प्रत्येक सजीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए अपनी जैसी संतानोत्पत्ति करता है। यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। अच्छा एक चीज और समझते हैं, प्रजनन की सबसे छोटी सी डिफिनेशन है। अब प्रजनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन अगर यहीं से निकाले तब भी निकल आएगी डिफिनेशन, कैसे, देखो ये है क्या, रिप्रो, अब इधर क्या है, डक्शन, ठीक है। दोनों को अलग अलग करना है ना। रिप्रो का मतलब होता है दोबारा, क्या होता है, दोबारा। और डक्शन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा कह सकते हैं उत्पन्न, उत्पन्न या उत्पन्न करना भी कर सकते हैं ना। तो क्या होता है, दोबारा।
तो सीधा मतलब क्या निकला हमारा कि प्रत्येक सजीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति करता है ना, अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है। तो यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है ना भाषण में। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहीं से हम इधर पढ़ लेते हैं, थोड़े पॉइंट गया है क्यों उसके बाद में। ठीक, अब यहाँ पे हम इसके बाद में 8वां पॉइंट पढ़ेंगे हम जीवन चक्र के बारे में। जीवन चक्र के बारे में देखते हैं कि जीवन चक्र क्या होता है। तो देखो, जीवन चक्र के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीवन चक्र क्या होता है ना। तो देखते हैं, कह रहा है कि प्रत्येक सजीव का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जैसे आप समझिए ये पेंसिल है ना, इस पेंसिल को अगर हम बढ़िया से लपेट के कहीं रख दें तो ये हमारी कई सालों तक रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना? बताओ, अच्छा रहेगी। लेकिन क्या हम ऐसे रह सकते हैं? बताओ, जैसे अगर कांच का टुकड़ा ले लें, उसे चाहे तो हम हजारों साल तक ऐसे सेव रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है ना। अब सजीव में क्या होता है? निश्चित जीवन चक्र होता है, वो एक निश्चित उम्र तक ही रहेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है ना। जैसे मैं अगर औसतन अगर मनुष्य का जीवन काल की बात करूं तो वो क्या होता है? 60 से 70 साल होता है। मनुष्य का जीवन काल कितना होता है? 60 से 70 साल होता है। 60 से 70 साल किसका? मनुष्य का जीवन काल, है ना। किसकी बात कर रहा हूं? मनुष्य की बात कर रहा हूं। 60 से 70 साल, यानी कि वो जन्म से लेके और मृत्यु तक जो भी होता है उसका जीवन काल 60 से 70 साल होता है। वो 60 से या 70 साल तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद में वो समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है जीवन काल। तो ऐसा लक्षण सिर्फ किसमें मिलता है देखने को? जीवन चक्र का सजीवों में मिलता है। क्या ऐसा चक्र तुम्हें निर्जीवों में मिलेगा? बताओ। जैसे ये पेंसिल है, क्या पेंसिल ऐसे रह सकती है? बताओ। इसे हम चाहे तो 200 साल तक से रख सकते नहीं रख सकते, है ना। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक, आगे अगला पॉइंट हमारा आ जाता है। इसके बाद में जीवन चक्र के बाद में 9वां पॉइंट हमारा आ जाता है बच्चा, वो क्या आता है? सॉरी, पोषण। ये हम थोड़ा भूल गए, पहले लिखाना था हमें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पॉइंट लास्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पोषण के बारे में पढ़ेंगे, पोषण क्या होता है ना। तो देखो, सजीव के अंदर एक ये भी लक्षण पाया जाता है जिसे हम पोषण कहते हैं। अब पोषण का मतलब होता है जिसे खाने पीने की बात कर सकते हैं ना सीधी तरीके से। अब देखो, प्रत्येक सजीव क्या करता है? बताओ, पोषण करता है नहीं करता है? खाता है, खाना खाता है नहीं खाता है ना। बताओ, ठीक। लेकिन आपने देखा है कि पोषण के आधार पर भी सजीव दो प्रकार के होते हैं। सजीवों की बात करें, भोजन के आधार पर प्रत्येक सजीव क्या करता है? भोजन करता है। पहली बात तो हमें ये जानना जरूरी है, प्रत्येक सजीव क्या करता है? भोजन करता है। अच्छा, जैसे ये पेंसिल है, ये भोजन करती है? बताओ, अच्छा नहीं ना, है ना। बोलो, नहीं करती है? नहीं करती है। लेकिन क्या करते हैं? सजीव भोजन करता है। क्यों? क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। वो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें सीधा सीधा अगर कोई पूछता भी है कि सजीव भोजन क्यों करते हैं, अगर बाई चांस किसी ने यही पूछ दिया, तब क्या करोगे आप? है ना। अगर मान लो हमने बता दिया कि चलो सजीव पोषण करते हैं, चलो यहीं पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं, आप बताओ कि अगर कोई पूछ ले कि सजीव पोषण क्यों करते हैं, तो आप क्या करोगे? बताओ, है कोई? चलो ठीक, मैं बताता हूं। अगर कोई पूछता है कि सजीव पोषण क्यों करते हैं, तो बस दो ही चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर मैं कह दूं सजीव पोषण क्यों करते हैं, उसका नाम क्या है? ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए, है ना। बस दो ही चीजें ध्यान रखना, ऊर्जा का वृद्धि के लिए सजीव पोषण करते हैं। तो क्या है? पोषण की विधि के बारे में हम पढ़ते हैं ना। तो इसमें दिया गया है प्रत्येक सजीव क्या करता है? पोषण करता है। पोषण के आधार पर भी सजीव दो प्रकार के होते हैं। मैं निर्जीव की बात नहीं कर रहा हूं, आप सभी छोटे समझने की बात मेरी बात समझना। मैं निर्जीव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पेंसिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद की बात कर रहा हूं। मैं एक सजीव हूं और एक प्लांट भी एक सजीव है और पेड़ भी सजीव है। अब दोनों भोजन करते हैं,
करते नहीं करते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रकार का भोजन की विधि अलग अलग होती है। कैसे अगर मैं कहूं तो देखो, जैसे मैं क्या हूं, एक परजीवी हूं, परपोषी हूं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, पोषण के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। 9वां पॉइंट हमारा क्या था, पोषण। चलो फिर हम पोषण के बारे में जानते हैं। तो कहता है कि पोषण के आधार पर सजीव भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कह सकते हैं, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी या परपोषी। ठीक, तो जैसे अगर मैं कहूं कि मैं यानी कि मैं क्या हूं, परपोषी हूं या फिर स्वपोषी हूं, आप बता सकते हो, बताओ क्या हूं, परपोषी हूं। क्यों, क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो सजीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। और जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या, जो सजीव कह सकते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। बच्चा क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो अगर कहूं आपसे कि वो कौन होते हैं, कौन से सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं जैसे हमारे हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और वो क्या करते हैं, एक विधि होती है जिसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। उस प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब हम अगला पॉइंट, वो प्रकाश संश्लेषण की विधि की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, जल लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सूर्य के क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश, इन दोनों की उपस्थिति भी होना जरूरी। सूर्य का प्रकाश, इन दोनों की उपस्थिति में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहां पे लिख लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, उसके बाद में सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, और साथ साथ में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जो पेड़ पौधों, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में मौजूद होता है ना। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन में वो क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। बच्चा क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, और उसके साथ साथ में क्या बनाएंगे बच्चा, ऑक्सीजन बनाएंगे, ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, और उसके साथ साथ में बच्चा क्या मुक्त करेंगे, सीधा जल। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रकाश संश्लेषण की एक विधि हो गई। इसे अगर हम, चलो मैं आगे बताता हूं उसके बारे में। हेलो बच्चों, तो फिर हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे क्या, कि सजीवों के लक्षण। तो उसमें एक लक्षण हमारा था क्या, पोषण। क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैं दिखा रहा हूं आपको, क्या था, पोषण। ये किधर गया, अभी दिखा रहा हूं तुम्हें। चलो कोई नहीं, ऐसे बता देता हूं, ठीक है ना। तो क्या था हमारा बच्चा, पोषण। पोषण था, कौन सा लक्षण था हमारा, 9वां लक्षण था सजीव का पोषण। तो उसमें मैंने बताया था कि पोषण के आधार पर, यानी भोजन के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी या परपोषी। ठीक है। तो स्वपोषी में हमने बताया था कि वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, है ना। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चा, स्वपोषी कहलाते हैं। और जो ऐसे सजीव जो अपना भोजन
दूसरों से प्राप्त करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चा, क्या कहलाते हैं उन्हें बोलते हैं परपोषी या फिर विषमपोषी। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो सुपोषी भोजन करते हैं, जो सजीव सुपोषण करते हैं, तो उनमें विधि पाई जाती है प्रकाश संश्लेषण की। तो ये हरे पेड़ पौधों में ये विधि पाई जाती है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हरे पेड़ पौधे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, उसके बाद में जड़ के माध्यम से जल का अवशोषण करते हैं और सूर्य का प्रकाश लेते हैं वायुमंडल से। उसके बाद में क्लोरोफिल जो होता है पौधों की, हरे पौधों की पत्तियों में मौजूद होता है। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, ये सब एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उसके बाद में फिर क्या बनाते हैं बच्चा, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा, ऑक्सीजन। क्या बच्चा बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं बच्चा, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जल को भी निकालते हैं। ठीक, तो ये हमारी एक विधि हो गई किसकी, प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, ऐसे एक सजीवों में गौण श्वसन की भी अभिक्रिया पाई जाती है। हम उससे भी लाभ बता देते हैं ना, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं साथ में ही। तो उसमें क्या करते हैं, जस्ट इसके विपरीत हो जाता है, उसमें ग्लूकोज का अपघटन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अपघटन होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसमें लिखा जाता है C6H12O6, उसके बाद में प्लस हमारा आता है O2, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ये अभिक्रिया किसकी है, श्वसन की अभिक्रिया है, श्वसन की अभिक्रिया है ना। ये पेड़ पौधों में भी होती है और जीव जंतुओं में भी होती है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है बच्चा, बनाते हैं 6CO2 प्लस 6H2, उसके बाद में प्लस बनाते हैं ATP, और ATP क्या होती है, हमारी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहीं पे साइड में उसी तरफ लिख लेते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा फुल फॉर्म हो गया। तो श्वसन की विक्रिया में क्या होता है, देखो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, किसकी उपस्थिति में होता है बच्चा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना। उसके बाद में फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद में जल बाहर निकालते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। और इसी ऊर्जा से क्या होता है, प्रत्येक सजीव अपनी जीवन क्रिया को चलाता है ना, इसकी वजह से, इस ऊर्जा की वजह से। ठीक है, तो 9वां पॉइंट हमारा क्या था, पोषण। और पोषण में क्या होता है, पोषण सजीव में 2 प्रकार का होता है, एक होता है सुपोषी, एक होता है विषमपोषी। सुपोषी पोषण होता है वो हरे पेड़ पौधे द्वारा होता है, हरे पेड़ पौधे करते हैं जिनमें वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उसके साथ साथ में ये हमारी एक विधि होती है हरे पेड़ पौधों में भोजन बनाने की, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं या सिंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में फिर सजीवों में एक और अभिक्रिया होती है जो होती है श्वसन की अभिक्रिया। अब जब सजीव श्वसन करते हैं तो उस श्वसन क्रिया में एक अभिक्रिया करते हैं, तो उस अभिक्रिया क्या है, वो हमारी जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ साथ में जल और ATP को निर्मुक्त करते हैं। तो ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, सीधा सीधा कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फेफड़ों के माध्यम से और बाहर निकाल दी जाती है। किसके माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से। साथ में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, हमारे जीवन को चलाने के लिए मिल जाती है। ठीक है।
तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है इसके बाद में, तो वो क्या है, सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। 10वां जो हमारा लक्षण था किसका, सजीवों का, तो वो क्या है, सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। 10वां हमारा लक्षण था सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक। तो इसमें हम जानते हैं कि देखो ऐसा है, इसमें कहता है कि जैसे प्रत्येक सजीव है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा भी था, या मैंने एक बार आपको बताया भी था शुरुआत में, क्या था कि प्रत्येक सजीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। क्या होती है, प्रत्येक सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो हम सीधा सीधा लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रत्येक सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। क्या होती है बच्चा, कोशिका होती है, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है कि जो प्रत्येक सजीव है, अगर मान लो जिससे हम सजीव है, तो कहीं ना कहीं अगर सबसे पहले अगर बात की जाए, हम अगर किससे बने हुए हैं, बात यहाँ पे आती है, अगर हम बने हैं तो इतने बड़े हो गए तो कैसे हो गए, तो कहीं ना कहीं शुरुआत कोई ना कोई करता है। तो उससे अगर बात की जाए तो सबसे पहली अगर बात करें तो उसमें वो होती है हमारी बच्चा कोशिका। तो कहीं ना कहीं हमें बनाने का निर्माण करती वो कोशिका करती है। तो सबसे छोटी इकाई इसीलिए सजीव की जो होती है वो कोशिका होती है। क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले कोशिका से ही निर्मित होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने पढ़ा भी था कि क्या करते हैं कि प्रत्येक सजीव को जो बनाने की सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका आगे चल के क्या करती है बच्चा, ऊतक बनाती है, और कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है। क्या बनाती है बच्चा, ऊतक बनाती है, और कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं बच्चा, हमारे अंग बनाते हैं, और कई सारे अंग मिलकर बच्चा हमारे क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र के बाद में बच्चा कई सारे अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं बच्चा, हमारे वो बनाते हैं बच्चा शरीर बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं बच्चा, शरीर बनाते हैं। अच्छा एक और हम बात करते हैं कि अगर कोई पूछता है कि इस निर्जीव, जैसे ये पेंसिल है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर ये सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका है तो इस निर्जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बच्चा इसकी होती है अणु। क्या होती है इकाई, अणु होती है ना। तो निर्जीव की सबसे छोटी इकाई, मैं एक साइड में ये पॉइंट लिखा लेता हूं कि निर्जीव की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। बच्चा अणु होती है, ठीक है। तो उसके बाद में कह सकते हैं कि कोशिकाओं के आधार पर, अगर मैं इसी बात को ले लूं, किसको, कोशिका को, क्या ले लूं, कोशिका। कोशिका के आधार पर सजीव कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है एक कोशिकी और एक होता है बच्चा बहुकोशिकी। क्या होता है, बहुकोशिकी, बहुकोशिकी, है ना। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे समझ लेते हैं कि एक कोशिकी क्या होता है, बहुकोशिकी क्या होता है। तो बच्चा एक कोशिकी का मतलब होता है कि ऐसे सजीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने हो, है ना। किससे बने बच्चा, एक ही कोशिका से बने हो, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चा, एक कोशिकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक कोशिकी कहलाते हैं, है ना। तो जैसे यानी कि समझ में आएगा कि
इनके अंदर सिर्फ एक कोशिका पाई जाती हो और वो एक कोशिका से ही अपना पूरा जीवन चलाते हैं। यानी कि जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, है ना, जितनी उनके अंदर जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन जो भी होता है वो सब एक ही कोशिका से करते हैं। तो वो कैसे जीव कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, आगे लिख सकते हैं यूग्लिना, और एक और लिख लेते हैं बच्चा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का शैवाल होता है। अब इसके बारे में हम तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे कि शैवाल क्या होते हैं और ये अमीबा क्या है, यूग्लिना क्या है, पैरामीशियम क्या है ना। ठीक है, ये फिलहाल तुम्हें इतना पता होना चाहिए। ये क्या है? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं बच्चा, जो एक कोशिका से अपनी जैविक क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय से ही आप समझ रहे हो बहुत सारी कोशिकाएं। क्या बच्चा? बहुत सारी कोशिकाएं। तो ऐसे सजीव जो कई सारी या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय सजीव कहलाते हैं। उसमें जैसे हम कह सकते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, बड़े बड़े प्रकार के जीव, उच्च श्रेणी के जीव जैसे गाय, भैंस, बंदर, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, है ना, बड़े बड़े पेड़ पौधे जैसे आम, नीम, ये सब क्या बच्चे? बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय सजीव है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब कल हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है बच्चों, ओके।